हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किसे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था रमला की शादी विवेक से हो जाती है, लेकिन रमला को बेहोशी की वजह से कुछ नहीं पता चलता और रमला अपने ससुराल आ जाती है। रमला अपने कमरे में अकेली बैठी रही। कुछ देर बाद रमला को नींद आने लगी और वह वहीं लेट गई। रात को विवेक शराब के नशे में आया। उसने रमला को सोई हुई देखकर एक भद्दी गाली देते हुए बोला, आज सुहाग रात है और तू सो रही है, चल उठ। लेकिन रमला पर उसकी बात का कोई असर नहीं पड़ा। वह जैसी थी वैसी ही लेटी रही। विवेक ने रमला को गालियां देकर 2-3 बार आवाज दी। जब उसको कोई जवाब नहीं मिला तब वह कुछ नाराज हुआ और रमला को पकड़कर बैठा दिया। रमला केवल शरीर से वहां बैठी थी, उसको बिल्कुल होश नहीं था। वह सुन सब रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। परंतु उसमें किसी का विरोध करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसके बदन में ताकत नहीं थी। अब विवेक ने अपने कपड़े उतार कर फेंक दिए और अब वह रमला के बदन से कपड़े उतारने लगा। रमला इसका विरोध करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ भी करने में समर्थ नहीं थी। रमला अपने हाथ पैर चलाकर विवेक का विरोध करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विवेक धीरे धीरे रमला के बदन को वस्त्रहीन करने में लगा हुआ था। विवेक ने एक एक करके उसके कपड़े उतार कर उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगा। विवेक ने रमला के साथ बलपूर्वक संबंध बना लिए। रमला दर्द से चीखती चिल्लाती रही, परंतु एक नारी हार गई और एक मर्द कामयाब हो गया। उस कमरे में पूरी रात यही खेल चलता रहा। वहां नारी की चीखों को सुनने वाला कोई नहीं था। रमला दर्द से चीखती चिल्लाती रही और विवेक अपनी काम वासना की पूर्ति करता रहा। जब वह थक गया तब वह भी वहीं गिरकर हाँफने लगा। जब रमला की नींद दूर हुई तब उसको कुछ होश आया। जब उसने अपने शरीर को निर्वस्त्र पाया और वह जल्दी उठकर अपने वस्त्र ढूंढने लगी और उसने जल्दी ही अपने शरीर को ढकने की कोशिश करने लगी। रमला को नई जगह देखकर आश्चर्य हो रहा था। उसका पूरा बदन दर्द कर रहा था। अब उसकी समझ में आ रहा था कि इस आदमी ने उसके साथ पूरी रात गलत काम किया है। उसे कुछ कुछ याद आ रहा था कि उसे किस तरह तैयार करके होटल लाया गया था। इसके बाद क्या हुआ उसे कुछ नहीं याद आ रहा था। वह सोचने की कोशिश कर रही थी कि उसके साथ ये सब किसने और क्यों किया। रमला का पूरा बदन बहुत ही बुरी तरह पीड़ा से करा रहा था। अब उसकी समझ में आ रहा था कि उसके साथ बहुत बड़ी साजिश रची गई है। रमला जितना सोचने की कोशिश करती उतना ही वह परेशान हो जाती थी। उसका बदन सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उसी समय विवेक नींद से जाग चुका था। विवेक ने अपने कपड़े ठीक किए और बैठ गया। रमला ने पूछा, आप कौन हैं? मुझे यहाँ कैसे लाया गया? मैं तो होटल में थी। विवेक ने कहा, क्या हुआ? तू भूल गई? अरे कल ही तो हम दोनों की शादी हुई है। मैं तुम्हारा पति हूँ, अब तुम मेरी पत्नी हो। रात को हमारी सुहाग रात थी। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम तो मेरे अंकल जैसे हो। मेरे साथ धोखा हुआ है। तुम्हें मैंने पूरे 2 लाख में खरीदा है। यह हमारी शादी की फ़ोटो है। इतना कहकर विवेक ने अपने मोबाइल में ली गई फ़ोटो रमला को दिखाई। रमला फ़ोटो को देखकर सोचने लगी, यह फ़ोटो तो ठीक है, परंतु मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि यह शादी कब व कैसे हुई थी। फ़ोटो में रमला के पापा व मम्मी भी थे। रमला सोच रही थी कि मम्मी से तो ऐसी आशा थी, परंतु पापा ने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया। अब अधिक सोचने से कुछ नहीं होगा। यह सब तेरे पापा ने किया है। यदि विश्वास न हो तो तेरी बात करवा देता हूँ, तू खुद अपने पापा से पूछ ले। इतना कहकर विवेक ने रमला के पापा विशाल का फ़ोन लगा दिया और फ़ोन का स्पीकर ऑन कर दिया। उधर से आवाज़ आई, बोलो विवेक, क्या बात है? सब कुशल है? रमला, ठीक है। आप रमला से बात कर लो और उसी को पूछ लो वह कैसी है। पापा, आपने ये क्या कर डाला? मैं आपकी बेटी थी, कोई गैर नहीं थी। एक बार मुझे पूछ तो लिया होता। आपने यह बेमेल शादी कैसे कर दी? और ये कह रहे हैं। रमला आगे कुछ बोलती उससे पहले विवेक ने फ़ोन काट दिया। विवेक बोला, बस कर, अब विश्वास हो गया होगा। यह शादी तेरे पापा ने ही की है। एक बात कान खोल कर सुन लेना, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, नहीं तो तेरी वह हालत बना दूंगा कि 7 जन्म तक याद रहेगी। रमला की समझ में सब आ चुका था कि वह बुरी तरह फंस गई है। यहाँ से निकलना बहुत कठिन है। विवेक इतना कहकर चला गया। उस घर के मेन गेट पर एक गार्ड भी बिठा दिया था, क्योंकि उनको रमला के भागने का डर था। रमला का मोबाइल भी छीन लिया गया था। यह कहा जाए तो गलत नहीं था कि रमला एक कैदी जैसी थी।
अंदर एक बुजुर्ग औरत अवश्य थी जो रमला की सहायता के लिए थी। खाना बाहर से ही आया था। उस बुजुर्ग औरत ने ही रमला को नहाने के लिए बोला था। बहुत कठिनाई से रमला नहा सकी थी। नहाने के बाद उसका शरीर फ्रेश हुआ था। खाना आने के बाद वही औरत खाना लेकर आई और रमला को खाना खाने के लिए कहा। रमला बोली, नहीं दादी, मुझे भूख नहीं है, आप खा लो। वह बूढ़ी औरत बोली, बेटी खाना तो खाना ही होगा, इस पेट के लिए ही तो हम बुरे भले काम करते हैं, और जब खाएगी नहीं तो जिएगी कैसे? इसलिए खाना कभी मत छोड़ना। तूने मुझे दादी बोला है इसलिए समझा रही हूँ। रमला की आंखों में आंसू आ गए और बोली, मैंने अपनी दादी को कभी नहीं देखा, बस उनके विषय में सुन रखा था। आपकी बात मानूंगी और खाना कभी नहीं छोड़ूंगी। रमला ने जितनी भूख थी उतना खाना खाया और बेड पर लेट गई। रमला को अपनी किस्मत पर कभी हंसी आती थी, कभी रोना आ रहा था। अब वह वहां से किसी भी तरह भागना चाहती थी। कुछ देर बाद रमला उस मकान का मुआयना करने लगी। वह यह देख रही थी कि कहीं से भागने की जगह है या नहीं। वह छत पर भी गई थी, परंतु उसे यहाँ से भागने की कोई जगह दिखाई नहीं पड़ी। रमला का वहाँ अकेले में दम घुटने लगा था। पूरे दिन दिल में बुरे ख्याल आते रहे। कभी कभी आत्महत्या करने का ख्याल आता था, परंतु सोचती मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, मैं लड़ूंगी और इन सबको सजा दिला कर रहूँगी। अब रात होने को आई थी। खाना बाहर से ही आया था। उसने खाना बहुत मुश्किल से खाया। विवेक रात को आया। आज भी वह शराब पी कर आया था। उसके मुंह से रमला के लिए भद्दी गालियां निकल रही थी। विवेक ने आते ही रमला को परेशान करना शुरू कर दिया। वह रमला के कपड़े उतारने लगा। रमला आज होश में थी, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। वह शराब के नशे में ही पूरी रात उसके साथ अत्याचार करता रहा। रमला के बस में कुछ नहीं था। अब वह उसे अपने बाप पर क्रोध आ रहा था। रमला के साथ अब यही होता था। दिन में तो सब कुछ ठीक रहता, रात होते ही उसकी परेशानी बढ़ जाती। वह अपना दुख किसी को बता भी नहीं सकती थी। रमला पर हर रोज इसी तरह अत्याचार होता रहा। अब उसे सहन करने की आदत हो गई। यहाँ तक तो ठीक था, परंतु एक दिन विवेक दिन में ही अपने एक दोस्त के साथ आ गया और शराब पीने लगा। उसने साथ में रमला को भी बिठा लिया। वह दोनों नशे में बहकने लगे और उसके दोस्त ने रमला का हाथ पकड़कर खींच लिया और उसको चूमने लगा। रमला उसे अपना हाथ छुड़ाकर दूर चली गई। विवेक बोला, रमला यह मेरा यार है, आज इसकी भी बात मान ले, यह हमें माला माल कर देगा। बस एक बार की ही तो बात है, तेरा दिमाग खराब तो नहीं? मैं तेरी बीवी हूँ, इसकी नहीं। यदि किसी ने भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो देख लेना मेरा हाथ उठ जाएगा। मैं आज कुछ भी कर सकती हूँ। इतना कहकर उसने वहाँ रखा चाकू उठा लिया। चाकू देखकर दोनों डर गए। विवेक बोला, चाकू रख दे, अब यह तुझसे कुछ नहीं कहेगा। वैसे भी मैंने तुझे 2 लाख में खरीदा है, मेरी इच्छा होगी वैसा करवाऊंगा। विवेक रमला के तेवर देखकर एक बार तो भैं से कांप गया। उसे रमला से ऐसी आशा नहीं थी कि वह इतना खतरनाक फैसला भी ले लेगी। रमला ने चाकू के डर से उन दोनों को चूहा बनाकर एक कोने में खड़ा कर दिया। अब उन दोनों का नशा गायब हो चुका था। रमला धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम दोनों से कह रही हूँ, यदि तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो यह चाकू पेट में आर पार कर दूंगी। जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहना। इतना कहकर रमला ने दोनों के मोबाइल अपने कब्जे में ले लिए जो मेज पर रखे थे। रमला ने कमरे से बाहर आकर उसका गेट बंद कर दिया। रमला तेजी से मेन गेट पर पहुंच गई। गेट खुला हुआ था। रमला मौके का फायदा उठाकर तेजी से गेट से बाहर सड़क पर आ गई। उस समय चौकीदार भी वहां नहीं था। रमला की तकदीर अच्छी थी, उसे वहां एक ऑटो रिक्शा भी मिल गया। वह ऑटो रिक्शा में बैठ गई और बोली, भैया मुझे जल्दी नज़दीक के पुलिस स्टेशन ले चलिए। उसने चाकू रास्ते में ही फेंक दिया। यह सब ऑटो चालक देख रहा था। उसकी समझ में आ रहा था कि यह किसी का शिकार हुई है, इसीलिए इसके हाथ में चाकू था और यह पुलिस स्टेशन जाना चाह रही है। ऑटो चालक ने पूछा, बहन क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो, पुलिस स्टेशन क्यों जाना चाहती हो? रमला बोली, तुम मुझे जल्दी पुलिस स्टेशन ले चलो, मेरी जान को कुछ लोगों से खतरा है। ऑटो वाला रमला को समझाते हुए बोला, बहन ये पुलिस वाले होते ही हैं गिद्ध, इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मेरी बहन रेप का शिकार हुई थी। इन कमीनों ने 2 दिन तक रिपोर्ट नहीं लिखी थी। बोले डॉक्टर की रिपोर्ट लाओ। फिर क्या हुआ था आपकी बहन के साथ? रमला ने पूछा। होना क्या था, पुलिस ने पैसे खा लिए। आखिर मेरी बहन ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। दुखी होता हुआ बोला,
रमला ने पूछा, फिर मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? उनसे बहुत मुश्किल बच कर आई हूँ, यदि फिर से वहाँ गई तो मुझे मार डालेंगे। ऑटो वाला बोला, नहीं बहन, एक बहन को खोया है, अब ऐसा नहीं होने दूंगा। तुमने मुझे भाई बोला है, राखी की सौगंध, अब किसी को नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर ऑटो वाले ने ऑटो रोककर अपने ऑटो में बंधी राखी खोलकर रमला की तरफ बढ़ाई और बोला, यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो यह राखी मेरी कलाई पर बांध दो। और ऑटो वाले ने अपनी कलाई रमला के सामने कर दी। रमला को विश्वास नहीं आ रहा था कि इस दुनिया में अभी भी ऐसे भी लोग हैं। आजकल के लोग औरत को अकेला देखकर उसको नोच कर खाने की कोशिश करते हैं। यह सोचकर रमला की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। रमला ने उसकी कलाई पर राखी बांध दी। इसके बाद वह ऑटो चालक रमला को अपने घर ले गया। ऑटो चालक का नाम राकेश था। राकेश की मां ने जब उसके साथ लड़की को आते हुए देखा तब उसकी मां ने पूछा, यह बेटी कौन है? राकेश बोला, माँ, यह आपकी बेटी है। ओ, मैंने तो अभी तक इसका नाम भी नहीं पूछा। रमला ही बोली, माँ जी, मेरा नाम रमला है। और इतना कहकर उसने उसको अपनी पूरी कहानी बताई। उसकी पूरी कहानी सुनकर राकेश की माँ बोली, बेटी, अब तू चिंता मत कर, यहाँ कोई नहीं आ सकता है। रमला को फिर भी डर लग रहा था कि कहीं वह लोग यहाँ आकर कुछ तमाशा ना करे जिससे इनको परेशानी पैदा हो जाए। अब रमला सोच रही थी उसे क्या करना चाहिए। उसके दिमाग में एक आइडिया आ रहा था कि इनकी शिकायत महिला आयोग में कर देनी चाहिए या नारी निकेतन में जाकर बात करनी चाहिए, क्योंकि वह लोग खोजते हुए कभी न कभी यहाँ आ सकते हैं। जब इनके पड़ोसी व आसपास के लोग पूछेंगे तब वह क्या जवाब देगी। यह सोचकर वह कुछ न कुछ कार्रवाई करना चाहती थी। रमला ने अपनी सोच राकेश व उसकी माँ को बताई और वह बोली, माँ जी, मुझे मेरे इस भाई पर पूरा भरोसा है कि मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, लेकिन आसपास के लोग मेरे बारे में पूछेंगे तब आप किस किस को समझाएंगी? रमला की इस तरह की बातें सुनकर राकेश की माँ बोली, इसकी चिंता तू क्यों करती है? हमें तो अब दूसरों की बातें सुनने की आदत बन गई है। जब से बेटी ने आत्महत्या की है तब से लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, हम किसी की सुनते ही नहीं हैं। माँ जी, आपने दुनिया देखी है, और जब किसी तरह उन कुत्तों को मेरा पता चल गया तब वह यहाँ आकर आपको परेशान करेंगे। दूसरी बात, उनके पास मेरी शादी के फोटो हैं, वह मेरे साथ आपको भी परेशान करेंगे। आप मुझे यहाँ के नारी निकेतन में ले चलो, मैं वहाँ चलकर उनसे बात कर लेती हूँ। रमला उनको समझाने लगी। राकेश को रमला की बात समझ में आ रही थी, इसलिए उसने उसे एक नारी निकेतन में लेकर जाने का फैसला कर लिया। रमला राकेश के साथ नारी निकेतन पहुंचकर वहां की मुख्य इंचार्ज गुप्ता से मिलकर उनको अपनी पूरी समस्या से अवगत कराया। शशि गुप्ता ने उसकी पूरी कहानी सुनकर रमला को समझाया कि अब तुम्हें किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ के वकील से कहकर उन सभी के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवा दूंगी। अब रमला को एक मजबूत ठिकाना मिल गया जहाँ रहकर वह सुरक्षित भी थी और इस समाज से लड़ भी सकती थी। रमला की वहाँ पर एक सहेली भी बन गई जिसका नाम संजना था। संजना के साथ भी बहुत अत्याचार हुए थे, लेकिन उसने कभी भी इस निर्दयी समाज के ठेकेदारी से हार नहीं मानी थी। जब रमला ने उसे अपनी आप बीती सुनाई तब वह रमला को समझाने लगी कि इसमें किसी को दोष देने से कोई फायदा नहीं है। रमला संजना से बोली, संजना, मेरा तो बाप ही मेरा दुश्मन हो गया कि उसने किसी के दबाव में आकर मेरे साथ यह गलत किया था। यदि मुझे मेरा बाप मिल जाए तो मैं उसका गला भी दबा सकती हूँ। संजना उसे समझाते हुए बोली, तू ठीक कह रही है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह बिना किसी तहकीकात के बेमेल शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब रमला आराम से वहाँ रहने लगी। उधर विवेक ने रमला का पता लगाने की पूरी कोशिश की। वह सोचने लगा कि वह पुलिस स्टेशन गई होगी, इसलिए उसने पास के पुलिस स्टेशन जाकर पता किया, लेकिन वहां ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई गई थी। अब विवेक अपनी ससुराल पहुंचा। उस समय वहां पर केवल सारिका ही थी। उसने सारिका को पूरी घटना बताई। तब सारिका डर गई कि मालूम नहीं वह कहाँ चली गई। सारिका विवेक पर क्रोधित होकर बोली, तुम एक लड़की को नहीं संभाल सके, मालूम नहीं अब वह कहाँ होगी और क्या करेगी। उसको कहीं से भी ढूंढो। मैंने तुम्हें एक बार सौंप कर अपना वायदा पूरा कर दिया। अब आगे तुम्हारी ड्यूटी थी कि उसे प्यार दो या शक्ति का प्रयोग करो। विवेक खाली हाथ लौट गया। सारिका ने यह बात विशाल को नहीं बताई कि रमला ससुराल से भाग गई है। नारी निकेतन की इंचार्ज शशि गुप्ता ने रमला की ससुराल की पूरी जानकारी अपने जासूसों से लेकर उनके खिलाफ कोर्ट में केस डाल दिया और जबरन शादी करने का इल्जाम लगा दिया।
इसमें रमला के माता पिता पर भी इल्जाम लगाया गया। विवेक ने रमला को खोजने की पूरी कोशिश की, परंतु वह उसका पता लगाने में कामयाब नहीं हुए। जब उनके पास कोर्ट का नोटिस पहुंचा, तब उनकी आंखों की नींद गायब हो गई। विवेक सोचने लगा कि मैंने यह शादी करके बहुत बड़ी परेशानी मुफ्त में ले ली। अब विशाल की आंखें भी खुल चुकी थी, क्योंकि सारिका द्वारा लिए गए 2 लाख रुपए का भेद भी खुल गया था। आज विशाल को समझ में आ रहा था कि वह उस दिन रमला की बात मानकर कुछ कार्रवाई कर लेता तो उसकी बेटी के साथ यह सब नहीं होता। अब विशाल रमला से मिलकर उसे माफ़ी मांगना चाहता था, परंतु वह सोच रहा था कि वह उसे कैसे मिलने जाएगा। जब वह पूछेगी तो क्या जवाब देगा? क्या वह उसे आंख मिलाकर बात कर सकेगा? विशाल को सारिका पर बहुत क्रोध आ रहा था और उसे अपने आप पर भी क्रोध आ रहा था, क्योंकि उसने सारिका की सब बातों पर आंखें बंद करके विश्वास कर लिया। विशाल रमला से मिलने नारी निकेतन गया था, लेकिन रमला ने मिलने से इनकार कर दिया था। इसके बाद विवेक, सारिका व विशाल पर केस चला। अंत में जीत रमला की हुई। उसे विवेक से तलाक भी मिल गया। रमला जीत कर भी हार गई थी, क्योंकि उसने शादी न करने का फैसला कर लिया था और नारी निकेतन में रहकर कमजोर व समाज द्वारा सताई गई औरतों की सेवा करने का संकल्प लेकर उनकी सेवा में लग गई थी। विशाल ने बहुत बार नारी निकेतन में जाकर रमला से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन वह हर बार उनको यह कहकर वापस लौटा देती थी कि यह मेरा बाप नहीं, मेरा दुश्मन है।